Everyone, today I'll discuss about physical world. This is the chapter number 1 of class 11th for physics. So, very first एनसीईआरटी के अनुसार से यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी में सबसे पहले डिस्कस किया गया व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। दिस वन ग्रीक वर्ड फ्यूसिस जो है यहाँ पे वो कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना और यहाँ पे फ्यूसिस का जो मीनिंग है, दिस वन फ्यूसिस का मीनिंग, इसका मीनिंग है नेचर। इससे तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि फिजिक्स जो है वो किसको रीड करता है, किसके बारे में स्टडी करता है, नेचर के बारे में स्टडी करता है। तो यदि यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो होगा एक तो हम लोग सिंपल पहले से भी जानते हैं, क्लास 8 9 से ही जानते हैं, 10 से भी जानते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। और भी यदि यहाँ पे डिस्कस करें इसका डेफिनेशन पे, कुछ अनदर डेफिनेशन पे बात करें तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द लॉज, इट इज़ द लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, ये भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द बेसिक लॉज, फिजिक्स इज द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। ये चीज़ है इसका डेफिनेशन। आप जिस तरह से आपको डेफिनेशन माइंड में रखना है उस तरह से। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स जो है वो लॉ करता, एक लॉ है जो एक्सप्लेन क्या करता है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वन है कि फिजिक्स जो है बेसिक लॉ है, किसका, नेचर का, बेसिक लॉ। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो लॉ बता रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितना भी हैपनिंग देखते हैं यूनिवर्स में, जैसे पानी का गर्म होना, चाय का गर्म होना, है ना, फिर मून का मूवमेंट, सन का लाइट देना, है ना, सन एनर्जी, और बहुत सारा हैपनिंग जैसे एरोप्लेन का उड़ना वगैरह वगैरह, डिफरेंट जितना भी चीज़ आप देखते हो इस वर्ल्ड में, जितना भी हैपनिंग आप देखते हो, सारा क्या है, फिजिक्स। एवरीथिंग इज द फिजिक्स। और फिजिक्स के लॉ पे ही सारा चीज़ चलता है। आपका कार का मूवमेंट वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ आप देखते हो सब किसका मूवमेंट है, सब किसका लॉज है, फिजिक्स के लॉज पे ही वो एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको कि फिजिक्स जो है वो, फिजिक्स इज द एवरीथिंग, फिजिक्स इज द एवरीथिंग, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स जो साइंस का किंग है और मैथ का यदि बात करें तो क्वीन है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब ये तो हो गया फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स का क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो फिजिक्स का है उसमें दो चीज़ आता है, एक आता है यूनिफिकेशन एंड अदर वन इज द रिडक्शन। तो यहाँ पे दो हेडिंग सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिफिकेशन एंड अदर वन इज द रिडक्शन। दो चीज़ है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। एक को बोलते हैं यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शन। तो हम लोग दोनों को दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज द यूनिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है? तो यूनिफिकेशन का मीनिंग है कि एक ही लॉ से डिफरेंट चीज़ को बता देना। जैसे यहाँ पे हम यदि बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एप्पल फॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि देखें एप्पल फॉलिंग, ठीक है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन है यदि मून का मूवमेंट बात करें, मून का मूवमेंट, तो मून रिवोल्यूशन, मून रिवॉल्व करता है। आप देखते हो एप्पल का फॉलिंग कौन था, न्यूटन दिया था, जो जिससे वहाँ कौन सा थ्योरी डेवलप हुआ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मून रिवोल्यूशन, मून का रिवोल्यूशन भी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आता है। पेंडुलम का मूवमेंट, यदि हम पेंडुलम का स्विंग्स बोलें या तो पेंडुलम का मूवमेंट बोलें, पेंडुलम स्विंग लिखो, पेंडुलम स्विंग, वो भी किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है। मतलब ये तीन इवेंट आपको यहाँ पे हम दिखाए जो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका मतलब एक ही थ्योरी हमारे पास है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी थ्योरी पे हमको तीन इवेंट यहाँ पे दिख रहा है, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम एक इवेंट, दूसरा इवेंट, मतलब टोटल तीन इवेंट को, तीन हैपनिंग को हम किससे डील कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन, कि बहुत सारे फेनोमेना को सिंगल लॉ से बता देना, यही यूनिफिकेशन है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि और भी यदि जानना है तो और भी देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक हम लोग वो क्या है, एक लॉ है।
तो उसके अंदर बहुत सारा थ्योरी आता है। जैसे उस पर बात करें हम यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो उसमें आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ, आप बोलोगे लेंज लॉ क्या है, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, 8 क्लास 12 में पढ़ना है, इन मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, ठीक है, ये क्लास 12 का टॉपिक में आएगा आपका। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है, वॉल्यूम 2 में, ठीक है। कैलोरीमेट्री ये आपको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है नहीं है। सो नेक्स्ट है किरचॉफ्स, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ मतलब क्या है ना कि एक सर्किट में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब ही होता है कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये भी क्लास 12 में पढ़ना है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। नेक्स्ट वन आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज, बर्नौलीज प्रिंसिपल या तो बर्नौलीज थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब प्रिंसिपल है। जैसे लेंज लॉ ये मैग्नेटिज्म में पढ़ना क्लास 12 में, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्लास 11th में पढ़ना, किरचॉफ सेकंड लॉ ये क्लास 12 में पढ़ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल 11th में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी 11th में पढ़ना है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये सारा लॉ जो है, जितना भी लॉज आप यहाँ पे देखिए, सभी किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब वही, इसका थ्योरी का मतलब ही ये सारा जितना भी इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है। तो इससे क्या पता चला कि बहुत सारा लॉज को पढ़े, लेकिन किस लॉ पे बेस्ड है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, बहुत सारा फेनोमेना, बहुत सारा प्रिंसिपल है, बहुत सारा फेनोमेना है जिसको हम एक ही लॉ से डील कर रहे हैं। तो दिस इज द यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यूनिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे फेनोमेना को सिंगल लॉ से डील करना, दैट इज द यूनिफिकेशन। अब आता है रिडक्शन की बात। रिडक्शन क्या है, ये तो हम लोग यूनिफिकेशन मतलब समझ गए, अब रिडक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि बड़े बड़े चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना ही रिडक्शन है। जैसे या तो इंग्लिश में यदि आप इसको लिखोगे तो टू सॉल्व द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन स्मॉल स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो इसको यदि एक एग्जांपल लें, मान लो हमारे पास एक बुलेट है या तो गन है हमारे पास, तो बुलेट से, गन से बुलेट छूटा, हम मान लो कहीं फायरिंग कर रहे हैं, तो फायरिंग की एक ब्लॉक पे, एक ब्लॉक पे फायरिंग की, वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक इस पे आकर के स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बगल में एक पेंडुलम हम रख दिए थे, पेंडुलम, तो वो यदि बुलेट यहाँ गया ब्लॉक पे, ब्लॉक जो है वो पेंडुलम पे स्ट्राइक किया, पेंडुलम पे स्ट्राइक किया, पेंडुलम पे जब स्ट्राइक किया तो पेंडुलम का जो बॉब है वो बहुत कुछ हाइट अटेन कर लेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन ए बुलेट फायरिंग टू द ब्लॉक एंड ब्लॉक स्ट्राइक ऑन द पेंडुलम, देन a pendulum then a bob attain some height, then how much height attaining, मतलब कितना हाइट को अटेंड किया, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब बुलेट को हम यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं एक ब्लॉक पे, ब्लॉक के बगल में पेंडुलम था, उस पर वो स्ट्राइक कर गया ब्लॉक, और ब्लॉक का जो बॉब है, सॉरी पेंडुलम का जो बॉब है वो कुछ हाइट अटेंड कर लिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना हाइट अटेंड किया, तो देखो कितना मेजर प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से कितना डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा, ब्लॉक जो है कितना वेलोसिटी से मूव किया कि पेंडुलम को स्ट्राइक किया, ठीक है। मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद जाकर के आप हाइट को कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्या है, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मतलब टू सॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन स्मॉल स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में यदि हम सॉल्व करेंगे तो हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मतलब बड़ा से छोटा की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ, बड़ा को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेट करना, दैट इज द रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सॉल्व द वेरी कॉम्प्लेक्स problem in small part, ये चीज़ है। पार्ट इज कॉल्ड क्या चीज़, इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक, ये चीज़ है।
मतलब छोटे छोटे पार्ट, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को, मेजर प्रॉब्लम को हमको यदि छोटे छोटे टुकड़े में इसको कैलकुलेट करें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसी को बोलते हैं रिडक्शन मेथड, बड़ा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेट करना, दिस इज द रिडक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये तो हमारा हो गया, फिजिक्स क्या था वो समझ गए आप, यूनिफिकेशन, रिडक्शन समझ गए। अब आते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का क्या स्कोप है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना। स्कोप का मतलब यहाँ पे एक्चुअली सिलेबस को बताया गया है, तो स्कोप देखो क्या है नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग सबसे पहले डालेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है, तो इसमें क्या है ना, बेसिकली ये सिलेबस को समझाया गया है इसमें, और इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये दो पार्ट में जो है, उसमें दो पार्ट को सबसे पहले, एक्चुअली दो पार्ट में जो है वो फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा पार्ट, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और सेकेंड वन है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक अभी समझ में आ जाएगा क्या है ये मैक्रोस्कोपिक और क्या है माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिक्स को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है पहला मैक्रोस्कोपिक पार्ट एंड नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक पार्ट। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा बड़ा चीज़ को, जैसे कार का मूवमेंट इट, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में जैसे चार्ज का मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट, वो आएगा तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक में। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर में कौन कौन सा फिजिक्स का सिलेबस आता है, मतलब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैक्रोस्कोपिक में आता है क्लासिकल फिजिक्स, पुराना फिजिक्स, जैसे हीट इंजन वगैरह वगैरह जो होता था वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। इसके बारे में भी देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। मतलब मैक्रोस्कोपिक में आता है क्लासिकल फिजिक्स, और इसमें माइक्रोस्कोपिक में आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत आगे डेवलप करेंगे, जैसे फिजिक्स, ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह हो गया, वो तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। और क्लासिकल फिजिक्स में आएगा ट्रेन वगैरह, कार वगैरह, etc। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक, दिस वन द माइक्रोस्कोपिक। दो पार्ट में, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें भी पार्ट है, इसमें भी पार्टीशन है। क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो पार्ट है उसमें फर्स्ट है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकेंड वन बात करें तो इसमें है थर्मोडायनेमिक्स। देखो सबके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड वन। एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड फोर्थ वन ऑप्टिक्स, फोर्थ वन ऑप्टिक्स। अब ये सब इसके अंदर इतना पार्ट आ गया हमारा, फिजिक्स का मैकेनिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया और ऑप्टिक्स आ गया, ये टोटल 4 पार्ट। अब मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा पार्ट आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आता है क्वांटम। इस एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है इसका, वो है क्वांटम फिजिक्स। ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है क्वांटम फिजिक्स। ये बहुत ही छोटा छोटा चीज़ को रीड करता है, नैनो पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल को रीड करता है, तो इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है आपका क्वांटम फिजिक्स। एक्चुअली ये मॉडर्न फिजिक्स यहाँ हमको नहीं लिखना था, ये क्लासिकल फिजिक्स एक आता है, उसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एक पार्ट में डिवाइड किया गया, दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स जो है वो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स मतलब इसको नए ज़माने का फिजिक्स बोला जाता है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है वो नए ज़माने का फिजिक्स है, जो क्लास 12 में हम लोग रीड करेंगे, ये क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। और मैकेनिक्स 11th में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12 में पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स भी 12 में पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में पूरा फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11th का, ठीक है। इतना सारा पार्ट, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दो ही चीज़ें हमारा क्लास 11th में, इसी के अंदर पूरा सिलेबस है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये सारा सिलेबस है। तो अब देखते हैं मैकेनिक्स पे डील करते हैं थोड़ा सा कि मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स में क्या क्या रीड हम लोग करेंगे। एक्चुअली अभी तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बट हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स में क्या क्या रीड करना है। तो यदि मैकेनिक्स में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स, तो फर्स्ट वन मैकेनिक्स में हम लोग रीड करेंगे कार का मोशन, जैसे मूवमेंट ऑफ कार, कार का मूवमेंट, कार का मूवमेंट किस तरह से फिर उसमें कार का मूव कर रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शन के बारे में रीड करेंगे, वो भी मैकेनिक्स के अंदर आता है। रॉकेट प्रोपल्सन,
इसमें फिर पढ़ना है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब बहुत सारा चीज़ आएगा, कार का मोशन, फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्सन। फिर आता है तुम्हारा फिर बेंडिंग ऑफ रोड। बेंडिंग ऑफ रोड मतलब रोड का जो बेंड होना, मतलब क्या होता है जब कार का जब रोड बनाया जाता है कहीं टर्निंग पे, तो रोड को जो टर्न थोड़ा बेंड करके बनाया जाता है, तो बेंडिंग ऑफ रोड, सॉरी रोड नहीं, रोड, बेंडिंग ऑफ रोड, ROAD जो भी लिखना है लिख लेना अच्छे से, बेंडिंग ऑफ रोड। या फिर व्हील का रोटेशन, जैसे कार का मूवमेंट है तो वहाँ पे व्हील रोटेट कर रहा है, तो व्हील का रोटेशन, व्हील का रोटेशन भी हमारा किस में आता है, मैकेनिक्स में आता है। फिर साउंड वेव, जैसे हम बोल रहे हैं तो उसका आवाज़ वो जो जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, साउंड वेव के फॉर्म में, उसके बारे में लोग मैकेनिक्स में ही रीड करते हैं। फिर फ्लोटेशन, फ्लोटेशन जो क्लास 9th में पढ़े थे उसके बारे में पढ़ना है। फ्लोटेशन मतलब किसी चीज़ को तैरना वगैरह वगैरह, बर्नौलीज प्रिंसिपल, सॉरी बर्नौलीज नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह आपका किस में आएगा, मैकेनिक्स में आएगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्लानेट। मोशन ऑफ प्लानेट ये भी किस में आएगा, मैकेनिक्स में आएगा। तो बहुत सारा पार्ट आपका मैकेनिक्स में आएगा जो हम लोग क्लास 11th में ही सब रीड करेंगे। बट क्या है ना कि ये स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आपको पहले ही बता दे रहा है पूरा सिलेबस कि क्या क्या आप इस पूरे बुक में पढ़ने वाले हो। तो एक्चुअली क्या है ना कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो कहीं नहीं पूछता, कोई कंपटीशन में नहीं पूछता, बट आपको बस जानना है, आपको बस नॉलेज पर्पज़ के लिए ये चीज़ है, आपको कहीं नहीं पूछेगा ये, ठीक है। इवन CBSE भी आपको नहीं पूछेगी ये, ठीक है। बट फिर भी एक सिलेबस में है, आपको उसमें दिया गया है तो आप बस रीड कर लेना एक बार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको नॉलेज तो हो जाएगा कि क्या फिजिक्स में पढ़ना है। बस सिलेबस को ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो पूरा सिलेबस को ही बता रहा है, ठीक है। और फिजिक्स का कहाँ पे क्या करेंगे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह इस पर पूरा डिस्कस किया गया है। सेकेंड हमारा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पे यदि हम डिस्कस करें तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या रीड करना है हमको, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो रीड करना है हम लोग को वो है लॉज ऑफ, इसका लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉ है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का 3 लॉ है, टोटल 3 लॉज। इसमें हीट के बारे में रीड करेंगे, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में हीट करेंगे, सॉरी टेम्परेचर के बारे में रीड करेंगे। फिर हीट इंजन के बारे में रीड करेंगे, हीट इंजन के बारे में रीड करेंगे। फिर इसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में रीड करेंगे। रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज बोलते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे, रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में सारे रीड करना है थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद ये तो हमारा क्लास 11th का सारा सिलेबस इतने में सिमट गया। अब आता है हमारा क्लास 12 का। तो क्लास 12 में जो रीड करना है वो क्या है, थर्ड वन, वो थर्ड वन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब उसमें क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन के बारे में और मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बारे में, दोनों चीज़ है उसमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में और मैग्नेट के बारे में। तो ये पूरा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूरा वॉल्यूम 1 फिजिक्स का क्लास 12 का खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें यदि हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहला कंसेप्ट तो हमारा आता है चार्ज। चार्ज के बारे में क्लास 12 में रीड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग चार्ज के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं फील्ड के बारे में, फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट के बारे में। करंट के बाद AC DC अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में। फिर मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड etc इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट जो है हमारा किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये सारा पढ़ना है हम लोग को क्लास 11 और 12, ये 12 में पूरा पढ़ना है सारा टॉपिक, ठीक है। और 12 में पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन जो है वो है ऑप्टिक्स। फोर्थ वन ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, सो देखो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ना लाइट के बारे में, लाइट, फिर लाइट वेव के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, पार्टिकल के बारे में पढ़ना है इसमें, पार्टिकल, पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल मतलब वेव जो है वो पार्टिकल नेचर है कि रेड की वेव नेचर है, क्या रखता है, इसके बारे में ड्यूअल नेचर जिसको बोलते हैं वो पढ़ना है इसमें। उसके बाद मिरर्स के बारे में पढ़ना है इसमें, मिरर्स, मिरर्स के बारे में पढ़ना है। लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंसेस के बारे में पढ़ना है, लेंसेस। फिर क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप,
माइक्रोस्कोप के बारे में इसके अंदर रीड करते हैं हम लोग। फिर क्या है, रेनबो के बारे में, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन जो हम लोग क्लास 10th में लाइट में पढ़े थे, तो सारा ऑप्टिक्स के अंदर आता है ये सब चीज़, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मिरर्स वगैरह वगैरह, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इटी से सारा किसके अंदर आता है, ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसमें हम लोग क्लास 12 का सारा टॉपिक है। तो दो यहाँ पे क्लास 12 का टॉपिक है और ये 2 क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट बचता है हमारा इधर का माइक्रोस्कोपिक पार्ट, और माइक्रोस्कोपिक पार्ट में जो है क्वांटम फिजिक्स है, और क्वांटम फिजिक्स किसके अंदर आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, और ये क्लास 12 में पढ़ना है। अब देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, इसके अंदर जो हम लोग को रीड करना है, उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो वो है, देखो उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपका क्वांटम फिजिक्स। तो इसके बारे में यदि मैं डिस्कस करूँ तो वो है क्वांटम फिजिक्स। आपको यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपका जो आएगा वो आएगा एटम के बारे में डील करना, एटम, एटम के बारे में डील करना, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में रीड करना, उसके बारे में सारा डिटेल जानना कि न्यूक्लियस किस तरह फॉर्म में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। फिर इलेक्ट्रॉन का नेचर हम लोग को जानना है इसमें, इलेक्ट्रॉन का नेचर, इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में लोग को इसमें रीड करना है। मतलब छोटी छोटी पार्टिकल्स के बारे में इसमें रीड करना है। मॉडर्न फिजिक्स छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में रीड करता है जो हमको दिखेगा नहीं। फिर एक ऐसा पार्ट है ये कि यहाँ पे हमको कुछ दिखने वाला नहीं है, ठीक है, सारा हम लोग फिर भी रीड कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा इसके अंदर लॉज आएंगे, बहुत सारा साइंटिस्ट ने बहुत सारा चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया वगैरह वगैरह, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ईटीसी, ठीक है, इसके बारे में। और साथ ही साथ इसी मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब क्वांटम फिजिक्स में सेमीकंडक्टर को खोजा था, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इसी में रीड करते हैं। और सेमीकंडक्टर जब आया हमारा फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, तो एक सिलिकॉन चिप डेवलप हुआ, इसमें सिलिकॉन चिप डेवलप हुआ, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप जब डेवलप हुआ तो इसके कारण हमारा बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। सिलिकॉन चिप के कारण हमारा क्या चीज़ डेवलप हो गया, देखो, लैपटॉप जो आप अभी यूज़ करते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, कंप्यूटर, न्यू टेक्नोलॉजी, सारा ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सब चीज़ पढ़ना होता है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है, मोबाइल फ़ोन, इसी मॉडर्न फिजिक्स ने दिया हमको। फिर एलईडी बल्ब, या तो एलईडी बोलते हैं, एलईडी स्क्रीन भी आता है, वगैरह वगैरह, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सारा चीज़ जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को जानना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके फिजिक्स में आया सब कुछ, ठीक है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स के बारे में समझ गए, मॉडर्न फिजिक्स में क्या रीड करना वगैरह वगैरह। मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस हमको करना है पूरा, ठीक है। एक क्लास 12 का सारा टॉपिक है। तो एक्चुअली हम बोले कि फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में सारा क्या सिलेबस को ही बताया गया है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फिजिक्स में, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें क्या कोरिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो हेडिंग हमारा होगा फिजिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सोसाइटी, ये चीज़, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो एक्चुअल में क्या है ना कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट है। और ये यदि देखो, फिजिक्स आया तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, या तो न्यू टेक्नोलॉजी आया तो फिजिक्स का नया चीज़ डेवलप होगा, फिजिक्स में नया चीज़ डेवलप होगा। यदि न्यू टेक्नोलॉजी आया इसका मतलब क्या, किसका डेवलपमेंट है, किसका बर्थ है, फिजिक्स का बर्थ है। और इस न्यू टेक्नोलॉजी के कारण हमारा किसका डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का विकास होगा। आखिर मान लो लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल फ़ोन आया, एलईडी आया, तो कौन यूज़ कर रहा है, सोसाइटी के लोग, समाज का ही इसमें डेवलपमेंट है। तो इससे समाज का डेवलपमेंट एंड सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर कोरिलेट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर द बर्थ ऑफ न्यू फिजिक्स, टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर द बर्थ ऑफ न्यू फिजिक्स। तो इसमें जो है सो सेमीकंडक्टर जो है ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रोल मतलब बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेमीकंडक्टर का। जो सिलिकॉन चिप आया, इससे लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल फ़ोन आया, एलईडी आया, तो इस सोसाइटी को बहुत कुछ देके गया,
ठीक है, जिससे आज हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज आप लेक्चर देख रहे हो तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप वगैरह वगैरह, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब किसका बर्थ हुआ? फिजिक्स का बर्थ हुआ, नया बर्थ, न्यू फिजिक्स डेवलप हुआ। और न्यू फिजिक्स डेवलप हुआ तो किसका डेवलपमेंट हुआ? सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो यही चीज़ आप फिजिक्स में जब बुक में पढ़ोगे तो पूरा थ्योरी से समझाया गया है। बस आप इसको एक बार बुक में रीड कर लेना, ठीक है। तो आप क्या समझे कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर प्रोफेशियल फॉर सोसाइटी एंड लॉस भी है। जैसे एटम बॉम्ब जो बनाया जाता है, एटम बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब जो है सो न्यूक्लियर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। एटम बॉम्ब जो बनाया जाता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाया जाता है, जिसको यूरेनियम बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो एटम बॉम्ब न बना करके यदि हम उसको लाइट के लिए या तो एनर्जी के लिए हम यूज़ करते, 100% यदि यूज़ करें तो हमको मतलब और डिफरेंट चीज़ पे हमको डिपेंड ही नहीं रहना पड़ता, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी हमको देता है न्यूक्लियर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन हम लोग एटम बॉम्ब बनाते हैं, जिससे एटम बॉम्ब बनाते हैं या तो कहीं पे डिफ्यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है? सोसाइटी का इससे नुकसान है, ठीक है। सोसाइटी का यदि आपको इसका कमेंट करना हो, इसका डीमेरिट बताना हो, तो इसमें ये सब चीज़ बता सकते हैं आप कि जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो का डेवलपमेंट है, उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट तो है, सोसाइटी का डेवलपमेंट है, उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी है। वो लॉस क्या है वगैरह वगैरह आप बता सकते हो, अपने तरीके से आप बता सकते हो। तो एक बार थ्योरी को अच्छे से आप रीड कर लेना बुक से, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है सो पूरा थ्योरेटिकल है, फुल्ली थ्योरेटिकल। अब यहाँ पे टोटल 4 फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया, टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर बताया गया है इसमें। आपका लास्ट टॉपिक है ये फिजिक्स का चैप्टर 1 का। इसमें बोला गया है 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस नेचर में टोटल 4 ही फोर्स है, जो हमारा सारा चीज़ उसी पे बेस्ड है। टोटल 4 फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सा फोर्स है उसके बारे में लोग एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो इसमें है, फर्स्ट वन फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो, ग्रेविटेशनल क्लास 9th में पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ये फोर्स है, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो करंट वगैरह इटीसी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो डेवलप होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इटीसी, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो चार्ज के कारण डेवलप होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के कारण जो डेवलप होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो अभी एटम बॉम्ब के बारे में बात की वगैरह वगैरह, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 तरीके का होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। टोटल 4 फोर्सेस हैं हमारे इस नेचर में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये टोटल 4 फोर्सेस आर प्रेजेंट इन माई नेचर, ठीक है। तो इसमें यदि हम ग्रेविटेशन पे बात करें, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन पे डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग जानते हो, फिर भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटेशन बोल दें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में यदि डिस्कस करें तो इसमें क्या रीड करना है? इसमें हम लोग को रीड करना है कि 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो इसमें अर्थ एक ले लो, एक मून ले लो, ETC, 2 ऑब्जेक्ट है हमारे, और दोनों के मास डिफरेंट है, M1 M2 ले सकते हो, और दोनों के बीच का क्या है? अट्रैक्शन को बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में तो ही बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये क्या बताता है? साथ ही ये बताता है इसके डिस्टेंस मान लो r है, तो ये बताता है कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यदि इसको M1 मान लें, इसको M2 मान लें, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यही तो बताता है ये। और इससे क्या पता चलता है हमको कि ये जो है फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से है, M1 M2 डिवाइड बाई r², कुछ इतना, ठीक है। इससे जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे कांस्टेंट आता है वगैरह वगैरह, जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह वगैरह। तो इस फोर्स को बोला जाता है लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या कि देखो ना, कहाँ मून, कहाँ पे सन
है ना, इस तरह से, या तो अर्थ कहाँ पे, मून कहाँ पे, और इसके बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, जिसके कारण हम लोग अर्थ पे खड़ा रह पाते हैं, या तो हम लोग अर्थ पे सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, दिस वन इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। और साथ ही साथ ये बहुत ही वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तुम पानी के अंदर भी ले जाओ तब भी वही फोर्स बताएगा, हवा के अंदर, हवा में रखो तब भी वही फोर्स बताएगा, और तुम वैक्यूम में भी ले जाओ तब भी वही फोर्स मिलेगा। तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। अब सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्या है ना, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सारा पढ़ना है हम लोग को, बस यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया जा रहा है, और इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चला जाएगा, सारा टॉपिक आते चला जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि अब नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं वो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये नहीं आएगा, ये क्लास 12 में आएगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्लास 12 में पढ़ना है, 11th में नहीं मिलेगा आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या बताता है, यहाँ पे बोले कि ये मास पे, मास के प्रोडक्ट को बताता है। इसमें क्या है ना, चार्ज के प्रोडक्ट को बताएगा, चार्ज का रिपल्सन, चार्ज का अट्रैक्शन। इसमें तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है ना, बट इसमें क्या होगा कि यदि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सब तो जानते हो आप लोग। तो मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों क्या होगा, रिपेल होगा। यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये चीज़ है, यदि दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो दोनों क्या होगा, रिपेल होगा। ये सारा चीज़ को ये बताता है। और यदि मैग्नेटिज्म का बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल टू ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल टू ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चीज़ डिस्कस हो गया। मैग्नेटिज्म का बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में, मैग्नेट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, उसका फोर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये जो है वो हम लोग चार्ज पार्टिकल के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वो चार्ज पार्टिकल पे डिस्कस करता है, और ये किस पे करता है, पार्टिकल के मास पे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड होता है, और ये चार्ज पे डिपेंड होता है। इतना डिफरेंस है। और ये जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन इसको भी लॉन्ग रेंज फोर्स माना जाता है। लॉन्ग रेंज फोर्स, दिस वन ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि चार्ज बहुत डिस्टेंस पे होता है ना, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो है यहाँ पे, तो इसको भी लॉन्ग रेंज फोर्स माना जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं, बट फिर भी लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। और इसका जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा तो नहीं, न्यूक्लियर फोर्स के इतना तो नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, इससे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लगभग लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के मल्टीपल में ये ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, और इसमें भी नो मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड इसमें भी। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब थर्ड वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का बात करें तो एक एटम के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ रीड करना है। तो मतलब इस न्यूक्लियस को यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और उसके अंदर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक एटम के बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, वो रिवॉल्व करता रहता है, बट न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या तो प्रोटॉन या प्रोटॉन जो भी है, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दोनों के बीच में क्लोजली, मतलब बहुत क्लोज, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब बहुत ही नज़दीक नियरेस्ट होते हैं दोनों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में
ये तो हमेशा इनसाइड होता है तुम्हारा अंदर में, और इसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, इसके अंदर का जो फोर्स है वही तुम्हारा क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्टिव नेचर होता है, इसके पास रिपल्सिव नेचर नहीं है। यदि रिपल्सिव नेचर होता तो जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक कर जाता, बट इसमें रिपल्सिव नेचर नहीं है, हमेशा किसके अंदर क्या है, होता है अट्रैक्टिव नेचर, इसके पास अट्रैक्टिव नेचर है, इसीलिए इसको मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसका फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए तो एटम बम वगैरह वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। एटम बम एक यदि हम यहाँ पे गिरा दें तो पूरा कितना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है समझ सकते हो। तो ये काम है किसका, न्यूक्लियर बम या तो एटीसी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और इसका रेंज, यदि इसके बीच में डिस्टेंस जानना चाहते हो कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, बहुत ही, फर्मी बोलते हैं 1 फर्मी के बराबर, 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज द वेरी स्मॉल रेंज, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको बोल सकते हैं कि एक जो इसका रेंज है वो वेरी शॉर्ट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोला जाता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है इसका फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। नेक्स्ट वन, अब हम लोग थोड़ा लास्ट वन डिस्कस कर दें, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट वन पॉइंट जो है वो किसके बारे में है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में यदि डिस्कस करें तो ये भी शॉर्ट रेंज है, ये भी शॉर्ट रेंज है। दिस वन ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका भी डिस्टेंस उतना ही होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इसके बराबर ही होता है। बट इसमें क्या है ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इसका अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, इसमें अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह डिफरेंट ये आप अभी नहीं समझ में आपको आएगा, क्लास 12 में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और इसके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, तो इसका जो फोर्स हम लोग मानते हैं वो वीक फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है इसका फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, बट ये वीक फोर्स के अंदर आता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव वगैरह वगैरह, रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ोगे, क्लास 12 में सब पढ़ना है, ठीक है। बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस करना होता है इसमें, तो ये अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये बस इतना जान लो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, जिसका रेंज कितना 10⁻⁻15 मीटर, और इसके अंदर में न्यूट्रिनो वगैरह का जो होता है न्यूक्लियस के अंदर में, उसका अट्रैक्शन के कारण ये डेवलप होता है, बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे हम थोड़ा बता दें कि कौन ज़्यादा फोर्स, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, उसका यदि यहाँ पे हम बता दें तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे आता है, ये सेकंड पोजीशन पे, सीक्वेंस में इसको समझें तो। और थर्ड में जो आता है, थर्ड में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक इसमें आ गया थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर में आता है सबसे लास्ट में, जो सबसे कमज़ोर फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट वन, ये लास्ट वन फोर्स है जो सबसे वीक है। तो क्या देखें कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, और ये फोर्थ नंबर पे है। ये सीक्वेंस है हमारा फोर्स का। तो ये आपका ये पूरा सिलेबस में इतना ही चीज़ रीड करना था, इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट वन चैप्टर में इतना ही रीड करना था, ठीक है। जो हम पूरे इस चैप्टर, इस पूरे लेक्चर में हम डील कर दिए, पूरे इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो कहीं आपको नहीं पूछने वाला है, ये जो चैप्टर है आपका वो आपको कहीं नहीं पूछने वाला है। बस आपको क्या करना है, बस अपने से एक बार बुक को खोलना है और सारा चीज़ को रीड कर लेना है, ठीक है। और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, जब एनसीईआरटी आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा लिस्ट मिलेगा कि कौन साइंटिस्ट कौन सा फोर्स दिया, कौन साइंटिस्ट क्या डेवलप किया, उसको आप एक बार रीड कर लेना,
ठीक है, कौन सा फोर्स कितना रेंज का है, अर्थ का मास कितना है, वगैरह वगैरह आपको सारा चीज़ आपको वहाँ पे लिस्ट में मिलेगा। आप इसको एक बार सारे लिस्ट को देख लेना, सब चार्ट बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है, उसको आप एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, दिस इज़ द ऑल अबाउट फॉर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, आप इस चैप्टर को ज़्यादा, इस चैप्टर से रिलेटेड आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको इस सिलेबस में भले ही दे दिया है, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ फिजिक्स के सिलेबस को ही बताता है। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पूरा सिलेबस को बता रहा है कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है हमको फिजिक्स में, उस चीज़ को ये बताया। जितना चीज़ इसमें डिस्कस किए हैं आपको चैप्टर वाइज आपको मिलते चला जाएगा, और क्लास 11th में सारा चीज़ को, क्लास 11 और 12 मिला करके सारा चीज़ को आपको रीड करना है। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस में सारा चीज़ आपको मिलते जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर में कुछ नहीं, बस एक नॉलेज है, आप इसको बस रीड कर लेना, एक बार बुक रीड कर लेना, मेरा लेक्चर को देखो, बहुत सारा चीज़ आपका माइंड में रह जाएगा। ठीक है, सो ये कंपटीशन वगैरह में इस चैप्टर से कहीं नहीं आता। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।